आप सबका स्वागत है रिवाइंड पाथ के एक और ब्रेकडाउन वीडियो में। आज रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें हमें अनटार द्वारा कुछ कमाल की मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। सेलेब्रिम्बोर की होश टूटते दिखते हैं और एक ऐसा एलेंडल मोमेंट है जिसने सभी फैंस को खुश कर दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है अराउंडिर से, जो जंगल से भागते हुए कुछ ऑर्क्स से टकराता है। ऐसा लगता है कि अदार के कुछ लड़ाके भाग गए हैं, जिन्हें अराउंडिर आसानी से हरा देता है। उसे एक नक्शा मिलता है जो इरीजन का है। हम ऑस्टिन एदिल, जिसका मतलब फोर्ट्रेस ऑफ द एल्डर है, और ग्लंडुइन नदी को देखते हैं। शुरुआत में मुझे लगा ये नक्शा इरीजन पहुंचने के लिए बहुत मददगार नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया कवर करता है, लेकिन शायद नक्शे पर लाल निशान कुछ अहमियत रखते हो। नक्शे के निचले बाएं हिस्से में एक एक्स नजर आता है और कई जगहों पर लाल रेखाएं हैं। शायद वो एक्स अदार का ठिकाना दिखाता है। लाल निशान वो जगहें हैं जहां से अन्य ऑर्क ग्रुप्स हमला कर सकते हैं, या वो पॉइंट्स जहां ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये नक्शा एक अटैक प्लान हो सकता है, न कि सिर्फ एल्वेन क्षेत्र खोजने के लिए। फिर हम इरीजन की ओर जाते हैं, जहां सेलेब्रिम्बोर को इंसानों के लिए 9 अंगूठियां बनाने में कोई सफलता नहीं मिल रही है। वो खुद से पूछता है कि इन निर्जीव चीजों में कौन सा घमंड है जो उसके हाथों का विरोध कर रहा है। वो धातु को साइड में फेंक देता है और हम देखते हैं कि उनकी कोशिशें कितनी बार असफल रही हैं। हम सेलेब्रिम्बोर को अपने कामगारों पर गुस्सा होते देखते हैं, और वो तो मिर्दानिया का नाम भी भूल जाता है। तभी अनटार आता है और बाकी को आराम करने का मौका देता है, जबकि वो सेलेब्रिम्बोर के साथ रुकता है। और यहाँ हम सच में देख सकते हैं कि सेलेब्रिम्बोर की उम्मीद टूटने लगी है। वो स्वीकार करता है कि वो साधारण चीजें भी भूलने लगा है, यहाँ तक कि उसने अपना क्रिसिंग हैमर भी खो दिया। जब अनटार कहता है, क्या तुम इस हैमर की बात कर रहे हो, तो अचानक वो हैमर ठीक उसी जगह पर होता है जहां कुछ देर पहले नहीं था। शायद ये अनटार के प्रभाव का साइड इफेक्ट है, या शायद अनटार खुद ही उसे ऐसा महसूस करवा रहा है ताकि सेलेब्रिम्बोर 9 अंगूठियां बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करे। सेलेब्रिम्बोर साफ तौर पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले वो 9 अंगूठियां बनाने को लेकर संकोच कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सेलेब्रिम्बोर ने लगभग कह ही दिया कि अंगूठियां ही सब कुछ हैं। वो एरिजन के राजा के कर्तव्यों को नजरअंदाज कर रहा है, जिन्हें अब अनटार खुशी खुशी संभाल लेता है। अनटार जब बाहर आकर एक छोटे से समूह को संबोधित करता है, तो हमें पहली बार फियानोर की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसमें वो एक रत्न को ऊपर उठाए हुए है। कोई शक नहीं कि ये 3 सिल्मरिल्स में से एक है, जो कि एल्वेन शिल्पकला की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये सीन दिखाते हुए मुझे लगा कि शो एक बार फिर उसी पैटर्न में आ रहा है जो हमने नुमिनोर जैसी जगहों में भी देखा है, जहां बड़े ऐलान या फैसलों के समय बस कुछ दर्जन लोग ही मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सीन में बड़ी भीड़ होनी चाहिए, लेकिन ये पैटर्न बार बार दिखता है। शायद इन सीनों को और बड़ा बनाया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि फियानोर का हैमर उसकी मूर्ति के बाएं हाथ में है, वही हैमर जिसे हमने शो में सेलेब्रिम्बोर के साथ कुछ बार पहले भी देखा है। फिर एरिजन के रास्ते में परेशानी के संकेत मिलते हैं। सबसे खास एक स्काउट का शव, जिसके सीने पर कुछ संकेत खुदी हुई है। बाद में पता चलता है कि ये निशान किसी अज्ञात भाषा में है। अनटार इसका अर्थ कहता है वो कहाँ है। ये सवाल सौरॉन के बारे में है। अनटार कहता है कि इसे दफना दो और किसी को इस बारे में मत बताओ। जब एक एल्फ मरता है तो उसकी आत्मा वेलिनोर की ओर जाती है, एक बहुत खास और महत्वपूर्ण जगह पर। मरे हुए अमर प्राणियों की आत्माएं वलार के मैंडोस के हॉल्स में जाती हैं, जहां वो दोबारा शरीर पाने का इंतजार करती हैं। और जब ऐसा होता है तो वो बाकी बचे दिनों को ब्लेस्ड रेल्म में बिता सकते हैं। अन्नाटर और मिर्दानिया के बीच सेलेब्रिम्बोर के बारे में एक बातचीत होती है, और हमें सौरॉन की चालाकी और मैनिपुलेशन के और उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनटार उसे यह वादा करवा लेता है कि कोई भी सेलेब्रिम्बोर को परेशान नहीं करेगा। जैसे हमने अभी देखा कि अनटार ने सेलेब्रिम्बोर को इस नतीजे पर पहुंचाया कि उसे 9 अंगूठियां बनाने के लिए अकेले काम करने की जरूरत है, और अब उसने मिर्दानिया को भी मैनिपुलेट कर लिया कि वो किंग को कोई डिस्टर्ब न करे, जबकि खुद एरिजन का कंट्रोल ले लिया। सौरॉन का ये रूप देखना मुझे काफी ऑर्गेनिक लगता है। फिर सौरॉन दीवार के ऊपर आता है और हम देखते हैं कि दूर ऑर्क कैंप्स से धुएं के स्तंभ उठ रहे हैं। युद्ध से पहले अनटार एक हल्की सी स्माइल देता है, क्योंकि उसका प्लान शायद अब सेट हो चुका है। जैसा हमने एपिसोड 1 में देखा था, ये सौरन ही था जिसने अदार को बताया था कि वो एरिजियन में एक नई ताकत पर काम कर रहा है, जिससे ऑर्क इस दिशा में एल्वेन क्षेत्र पर हमला करने के लिए बढ़े। मुझे लगता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि वो ऑर्क अटैक क्यों चाहता है जब अंगूठियां बनाई जा रही हैं, और बाद में क्यों नहीं, जो एक जायज सवाल है।
मेरा अंदाजा ये है कि वो इस लड़ाई का इस्तेमाल करके ऑर्क पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। समय थोड़ा जोखिम भरा लग रहा है क्योंकि अभी और अंगूठियां बननी बाकी हैं। यकीनन इससे ड्रामेटिक सीन बनने वाला है जब ये चीजें एक साथ होंगी। इसके बाद हम अडार को देखते हैं जो बड़े ड्रामेटिक तरीके से अपनी फोर्क से खाते हुए गैलाड्रियल से डिनर टेबल पर बात कर रहा है। वो उनके पिछले मुलाकात की बात करता है। वो सौरॉन के प्रभाव के बारे में बातें करते हैं कि वो उन पर कितना प्रभाव डालता, उसके वादे और उसके झूठ। फिर अडार सौरन को हराने के लिए टीम अप करने की पेशकश करता है। जब गैलाड्रियल पूछती है कि वो कौन सी मदद दे सकता है, तब वो उसे मोर्गोथ का ताज निकालता है। गैलाड्रियल कहना शुरू करती है कि उसने इसके बारे में सुना है। तभी अडार उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि सौरॉन ने इसे खुद के लिए फिट कर लिया था। वहां मोर्गोथ ने आखिरी बार खड़े होकर सामना किया और फिर भी वो बहादुर नहीं था। वह अपनी सबसे गहरी खदानों में भागा और शांति और माफी की भीख मांगी। उसे उसके चेहरे के बल गिरा दिया गया। फिर उसे उस चेन अंगेनोर में बांधा गया जो उसने पहले पहनी थी। उसके लोहे के ताज को उसके गले का कॉलर बना दिया गया और उसका सिर उसके घुटनों पर झुका दिया गया। शो में ताज अब सौरन के पास जाता है जिसका इस्तेमाल अडार ने एपिसोड 1 में उसे मारने के लिए किया था। अडार मूलतः ये कह रहा है कि मोर्गोथ के ताज में कोई खास ताकत है जिसने उसे पहले सौरन को अस्थायी रूप से मारने में मदद की थी। अगर उनके पास एक एल्वेन अंगूठी भी हो तो शायद वो सौरॉन को स्थायी रूप से मार सकते हैं। किताबों में ताज बस लोहे का होता है, लेकिन यहाँ ये चीज कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट लगती है। सोचने वाली बात है कि अगर ये ताज उसे मारने की चाबी है तो सौरॉन इसे अपने सिर पर क्यों रखना चाहेगा। अदर कहता है कि अब एरिजन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या गैलाड्रियल अपने गर्व को एक तरफ रख सकती है। अगर अडार ने सीजन 1 देखा होता तो उसे पता होता कि ये काफी मुश्किल काम है। वो गैलाड्रियल को सोचने के लिए छोड़ देता है। हम फिर न्यूमेनोर की ओर जाते हैं। हमें अर्मेनिलोस के मुख्य गुंबद के ऊपर का एक शानदार शॉट मिलता है और हम देखते हैं व्हाइट ट्री ऑफ निम्लोथ जो गुंदौर के सफेद पेड़ों का पूर्वज है। बस इतना कहूंगा कि पेड़ और फराजोन की कहानी में एक बड़ा पल आता है। हम अंदर जाते हैं जहां एलेंडिल का ट्रायल हो रहा है पिछले एपिसोड की घटनाओं के लिए, जहां केमेन ने वलंडिल को मार दिया था और फाराजोन उस पर हाई ट्रेजन का चार्ज लगा रहा है। सजा तो मौत होनी चाहिए, लेकिन फाराजोन उसे माफी देने का ऑफर देता है अगर वो अपने क्राइम्स को मान ले और उसे न्यूमेनोर का शासक मान ले। फिर बेल्जिगार पूछता है कि क्या एलेंडिल अपने क्राइम्स को मानता है और वो हाँ कहता है। यह सीन और भी खास तब बनता है जब हम इन किरदारों का बैकग्राउंड जानते हैं। द सिल्मरिलियन में हमें पता चलता है कि अमंडिल और फाराजोन जवानी में बड़े अच्छे दोस्त थे। भले ही वह एल्फ फ्रेंड्स में से था, लेकिन सौरॉन के आने तक वह उसकी काउंसिल में बना रहा। न्यूमेनोर में अमंडिल की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि न तो राजा और न ही सौरॉन उस पर हाथ डालने की हिम्मत कर सकते थे। अंततः उसे काउंसिल से निकाल दिया गया और वह रोमेना चला गया, जहां उसने गुप्त रूप से फेथफुल को इकट्ठा किया। फिर ट्रायल में एलेंडिल ने फाराजोन को राजा मानने से मना कर देता है। कहता है कि असली शासक मिरियल है, असली गद्दार सिर्फ फाराजोन है। एलेंडिल का ये रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। किताबों में ये बंदा इतना बड़ा और महान किरदार है। यही वजह है कि 3000 साल बाद भी अरागोन को एलेंडिल का वारिस कहा जाता है। जो सही के लिए खड़ा हो, एलेंडिल ऐसा ही एक किरदार है। फिर एक छोटा एक्सचेंज होता है केमेन और फाराजोन के बीच, जहां फाराजोन अपने बेटे से कहता है कि उसने काफी कुछ कर लिया है। यकीनन फाराजोन के लिए अच्छा होता अगर वो एलेंडिल जैसे अहम शख्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता, लेकिन उसके बेटे ने वो मौका खत्म कर दिया। सारा कांड केमेन ने किया है। बेल्जिगर एक किताब निकालता है और कहता है शायद फेथफुल को पुरानी परंपराओं के हिसाब से मरना चाहिए, एक चित्र दिखाते हुए जहां वॉलर ये तय करते हैं कि समुद्री ट्रायल में कौन बचेगा, जिसमें एक बड़ा समुद्री राक्षस भी शामिल होता है। अगले सीन में हमें नॉरी की चीख सुनाई देती है। फिर पॉपी और उसे चाकू की नोक पर बंधक बनाते हुए दिखाया जाता है। एक तेज सीन में अंधेरे जादूगर को मुड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर आसमान से कुछ पत्थर गिरते हैं, शायद ये जादूगर से जुड़े हों। फिर एक और शॉट में नोरी की आंखें दिखती हैं और फिर स्ट्रेंजर अपनी आंखें खोलता है, जिससे पता चलता है कि ये सब एक विजन था। टॉम बॉम्बरडेल और गैंडल्फ, मेरा मतलब है स्ट्रेंजर, जो सीक्रेट फायर के बारे में बात करते हैं, जहां टॉम कहता है कि सीक्रेट फायर उनसे बातें करता है। अगर उनके पास सुनने के लिए कान है, ये उन्हें चीजें दिखा सकता है। सीक्रेट फायर, जिसे फ्लेम इम्पेरिशेबल भी कहते हैं, वही है जिसका इस्तेमाल इलुवाटर ने प्राणियों को जीवन देने के लिए किया था। ये टोल्किन की दुनिया में क्रिएशन की शक्ति है। मेरा मौजूदा थ्योरी ये है कि शो सीक्रेट फायर का इस्तेमाल इलुवाटर की ओर इशारा करने के लिए कर रहा है।
वो टॉम से पूछता है कि क्या वो सीक्रेट फायर को मास्टर कर सकता है ताकि अंधकार को हरा सके, जिस पर टॉम सीधा जवाब देता है, क्या सीक्रेट फायर को तुम्हारी जरूरत है मास्टर बनने के लिए? और यही मुझे लगता है कि इस जादूगर की कहानी का एक अहम सबक आएगा। उसे ये सीखना है कि वो सीक्रेट फायर का मास्टर बनने के लिए नहीं बना है, केवल इलुवाटार ही उसका मास्टर है का सेवक बनने के लिए है। वैसे ये इसे गंडाल्फ होने की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि गंडाल्फ की एक फेमस लाइन है जब वो बालरॉग से कहता है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द सीक्रेट फायर। अगले सीन में हम कुछ घुड़सवारों को देखते हैं। क्या कुछ लोग टॉम के घर की ओर नहीं आ रहे थे जब हमने उन्हें आखिरी बार देखा था? शायद उन्हें सच में नहीं पता था कि टॉम कहाँ है और वो बस उन्हें ढूंढ रहे थे। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद इस बीच में कोई सीन काट दिया गया है। वापस स्टोरविल में नॉरी और गंड हारफूड्स के घूमते रहने और स्टोर्स के एक ही जगह पर रहने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वापस टॉम और विज़र्ड डूड के पास आते हैं और हम बहुत सारे पत्ते रहित पेड़ देखते हैं। टॉम कहता है कि जब दिल की नजर सिर्फ सीक्रेट फायर की सेवा में होती है तो उसकी सच्ची स्टाफ मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रेंजर का अपना स्ट्राइक्स बैक विजन हो चुका है और वो अपने दोस्तों की मदद करने जाना चाहता है, तो वो एक मुश्किल फैसले में फंस जाता है, अपनी डेस्टिनी को फॉलो करे या अपने दोस्तों को मौत से बचाए। और अब आता है वो मोमेंट जिसने टॉम बॉम्बाडिल ने गैंडल्फ की फेमस लाइन का एक वर्जन कहा, जिसमें वो कहते हैं, कई जो जी रहे हैं मौत डिजर्व करते हैं और कुछ जो मर गए हैं वो जिंदगी डिजर्व करते हैं। यहाँ टॉम बॉम्बाडिल वही लाइन इस्तेमाल कर रहा है, ये कहने के लिए शायद तुम्हें अपने दोस्तों को मरने देना चाहिए। ठीक है, ये पूरा सीन स्ट्रेंजर को सही चुनाव करने के लिए सेट कर रहा है, लेकिन इसने एक आइकॉनिक, इमोशनल और डीप लेसन को कुछ ऐसा बना दिया जो उससे दूर दूर तक मेल नहीं खाता। लेकिन जब तक राइटर्स इन रेफरेंसेस को जबरदस्ती डालते रहेंगे, शो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता रहेगा, लोगों को याद दिलाता रहेगा कि इन लाइनों के असली वर्जन कितने बेहतर थे। साफ तौर पर कहूं तो उन्हें ये बंद करना होगा। वैसे स्ट्रेंजर कहता है, शायद मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूं और वापस आ सकता हूं, और टॉम कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो अचानक गायब हो जाता है। हम खजादम को पूरी तरह से एक्टिव देखते हैं, जहां हर जगह बौने खनन कर रहे हैं। राजा का सिंहासन कक्ष बिजी है क्योंकि सोने की ट्रॉलीज अंदर लाई जा रही हैं और राजा के हॉल में डंप की जा रही हैं। फिर हम डूरिन फोर्ट को सिंहासन कक्ष में जाते हुए देखते हैं, जो सोने के ढेर से साफ हो चुका है। पता चलता है कि उसे राजा ने नहीं बल्कि अनटार ने बुलाया है। प्रिंस के साथ एक छोटी बातचीत के बाद अनटार शेयर करता है कि जल्द ही एरिजियन पर हमला होने वाला है और उन्हें बाकी अंगूठियों को पूरा करने के लिए और मिथ्रिल की जरूरत है। अनटार ने माइंड शाफ्ट्स के लिए लकड़ी का ऑफर दिया, जिसमें कहता है कि शायद वे कुछ और चाहते हैं, शायद और चमकते हुए रत्न और सोने। तो मुझे नहीं पता कि वो उन्हें ऐसा क्या ऑफर कर सकता है जो उसे बहुत चौंका दे। हैरानी की बात यह है कि राजा उसे मना कर देता है और जैसे ही अनटार साइड में देखता है, उसे बलरॉग आग की लपटों में दिखता है। अब मैंने कुछ लोगों को ये गेस करते देखा है कि शायद अनटार ने किसी तरह बलरॉग को समन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अनटार समझ रहा है कि ड्वार्फ्स जल्द ही बहुत गहरे तक खुदाई करने वाले हैं। किंग डूरिन ये जानबूझकर मिथ्रिल के लिए ऊंची कीमत मांग रहा है, ये समझते हुए कि मिथ्रिल की आर्मर और हथियार जीत की चाबी हो सकते हैं। डूरिन कहता है कि वो खुदाई को और बढ़ाने जा रहे हैं और उसका बेटा उसे चुनौती देता है कि वो रिंग को उतार दे। हमें एक शानदार एक्सचेंज मिलता है जहां पिता कहता है, नहीं ये मेरी है, और बेटा जवाब देता है, नहीं तुम उसके हो। जब प्रिंस रिंग को उतारने की कोशिश करता है तो उसे अचानक कमरे के पार फेंक दिया जाता है, शायद रिंग की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ड्वार्फ्स की रिंग्स की एबिलिटीज बुक्स से अलग हैं, और यहाँ डूरिन का पागलपन में उतरना एक अच्छा ड्रामा ऐड करता है खजादम के स्टोरी लाइन में। उनके घर में डूरिन और डीसा ये डिस्कस कर रहे हैं कि राजा के साथ क्या करना है, और डीसा ये हिंट देती है कि राजा उसके लिए उसके अपने पिता से भी ज्यादा साबित हुए हैं। अब तक का सबसे इमोशनल सीन। डूरिन टूट जाता है जब वो कहता है कि वो राजा को ओवरथ्रो नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो उसे देखता है तो उसे अब भी अपने पिता की तरह ही देखता है। वापस न्यूमिनर में हम 4 गार्ड्स को हॉर्न बजाते हुए देखते हैं। फिर हम एरियन और एलेंडिल को डंगोनन में देखते हैं, जहां वो कहती है कि फराजॉन फेथफुल को और ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए और उसकी लॉयल्टी के बदले माफी ऑफर करता है। एलेंडिल इनकार कर देता है और अपनी बेटी से यहाँ तक कह देता है कि अगर उसके एक्शन में उसे सिर्फ प्राइड नजर आता है तो उनके पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे हैं। एरियन कहती है कि फाराजॉन ने पहले ही कहा था कि एलेंडिल ऐसा ही कहेगा और उसकी फाराजॉन के लिए नफरत उसकी बात सुनने की क्षमता को बंद कर देगी।
मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वही चीज थी जो फाराजॉन ने पलंटियर में देखी थी। हमने अब तक नहीं देखा कि फाराजॉन ने पलंटियर में क्या देखा था। इरियन आखिर मिरियल को लाती है, जो एलेंडिल को फाराजॉन के सामने झुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर एलेंडिल इनकार कर देता है। ये वही चीज है जिसकी मुझे उम्मीद थी एलेंडिल के किरदार से। यही वो एलेंडिल है जो होना चाहिए और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा है। वापस खजात-दम में हम देखते हैं कि नार्वी ड्वार्व्स की एक टीम को एक बैटरिंग रैम के साथ लीड कर रहा है और मैं सच में जानना चाहूंगा कि क्या माइनिंग में बैटरिंग रैम्स काम आते हैं। वो डीसा से मिलते हैं और उसे जबरन हटाने की धमकी देते हैं। डीसा इसका जवाब अपने गाने से देती है जो चमगादड़ों को उनके पीछे लगाता है। और फिर हम वापस न्यूमिनोर में जाते हैं जहां सी ट्रायल शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही एलेंडिल को फेंका जाने वाला होता है, मिरियल आकर कहती है कि चूंकि एलेंडिल के गलत काम उसके नाम पर किए गए थे, उसे उसके स्थान पर न्याय का सामना करने का अधिकार है। एरियन कहती है कि ये उस बड़ी किताब में लिखा हुआ है जिसे बेल्जिगार अब भी अपने साथ रखा है। मिरियल को सी ट्रायल की अनुमति दे दी जाती है। मिरियल सबसे पहले एलेंडिल को शांत करती है, नमरी कहकर। इसे किसी को आशीर्वाद देने के रूप में भी देखा जा सकता है। फिर वो कहती है कि अगर वो फेथफुल के पथ पर चलने वाले हैं तो पहला कदम उसे ही लेना होगा। अब पिछली कुछ सीन में और पिछले एपिसोड में भी एलेंडिल मिरियल के बीच एक संभावित रोमांस के हिंट्स मिलते हैं। बुक्स में मिरियल और एलेंडिल के बीच कोई रोमांस नहीं था। अब थोड़ा बुक स्पॉइलर है तो इसे स्किप कर सकते हैं। मिरियल की शादी फाराजॉन से होती है और इसकी वजह हर वर्जन में अलग होती है। ज्यादातर मामलों में उसे जबरदस्ती इसमें धकेला जाता है, जबकि एक और वर्जन में वो खुद इसके फेवर में है। थोड़ी ईविल भी लगती है। मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि मिरियल फाराजॉन से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी और उसके रूल को वैलिड देगी, बदले में इस वादे के साथ कि वो फेथफुल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कुछ इसी तरह। वापस आते हैं, मिरियल छोटे पूल से खींचकर पानी के अंदर ले जाई जाती है और हमें वो ट्रेलर शॉट्स मिलते हैं जिसमें वो विशाल समुद्री जीव के साथ होती है। उसे चट्टानों पर फेंक दिया जाता है और निर्दोष घोषित किया जाता है। एलेंडिल भीड़ को मिरियल चीयर करने के लिए लीड करता है। यार, न्यूमिनोरियंस कितने अस्थिर टाइप के लोग हैं। ये छोटी भीड़ वही लोग हैं जो एलेंडिल के ट्रायल के दौरान हंगामा कर रहे थे। हम सिर्फ 30-50 न्यूमिनोरियंस की भीड़ को एक तरफ या दूसरी तरफ चीयर करते हुए देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो बार बार ये बदल रहे हैं कि वो किसे चीयर कर रहे हैं। उन्हें इन सीन्स और न्यूमिनोर की स्थिति को क्लियर करने की जरूरत है। अगले सीन में हम फिर से फाराजॉन को पलंटर के साथ देखते हैं और इस बार हमें ये देखने को मिलता है कि वो क्या देख रहा है। माउंट डूम का लावा, उसके बाद सौरॉन की आंख जो सीजन 1 के अंत में थी, फिर सौरॉन जैसा हलब्रांड मुड़ता है जो पिछले साल न्यूमिनोर में उसके समय से एक शॉट लगता है। फाराजॉन अपनी सांस थामते हुए पलंटियर से हाथ खींचता है। पलंटियरी शो में थोड़े अलग तरीके से काम करता है। इस आखिरी शॉट में वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में दिखता है। अगले सीन में गैलाड्रियल की आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कि हालब्रांड ही सौरॉन है। गैलाड्रियल अब अदर के अलायंस ऑफर को एक्सेप्ट करती दिखती है। कहती है कि जब एल्रोंड एक आर्मी के साथ वापस आएगा तो वो नेनिया ले सकते हैं और साथ में साउरन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो उसे उरुक भी बुलाती है जो उसकी पसंदीदा टर्म है। अदर पूछता है कि क्या फिर गिल-गलाड ऑर्क्स को मॉर्डोर वापस जाने देगा और उन्हें अकेला छोड़ देगा। वो ये कहता है कि गैलाड्रियल ने उसे उससे भी ज्यादा बता दिया है जो वो उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो असल में अलायंस बनाने में दिलचस्पी रखता था और वो अपने साथ बहुत ज्यादा ऑर्क्स आर्मी है। गैलाड्रियल उसे समझती है कि ये सब शायद वही है जो सौरन चाहता है। यह अनुमान लगाते हुए कि सौरन ने अदार और ऑर्क्स को एरिजन पर हमले के लिए तैयार किया है। ग्लग ही एक ऐसा है जिसे गैलाड्रियल के शब्दों से फर्क पड़ता है। उसके घर पर एक पत्नी और बच्चा है। आखिरकार अदार उसके हाथों से सिग्नल हॉर्न खींच लेता है जिसे बजाते हुए इरीजन पर हमले की शुरुआत का संकेत देता है। जैसे ही एल्व्स ऑर्क्स को तट पर हमले की तैयारी करते हुए देखते हैं, वो परेशान होने लगते हैं और हमें एनेटार एरिजन में वापस दिखता है। सौरॉन ने खजात-दुम तक यात्रा की और वापस लौटा, जबकि ऑर्क्स पिछली एपिसोड के अंत में नदी के पार थे और अब हमले की शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एनाटार अपने हाथ को चाकू से काटता है। फिर हम अंदर लौटते हैं जहां सेलेब्रिम्बोर 9 रिंगों के डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ शोर सुनता है और देखने जाता है। तभी एनाटार अचानक प्रकट होता है ताकि वो ऐसा न कर सके। वो दोनों बहस करते हैं और एनाटार उसे धमकी देता है कि अगर वो अपना काम छोड़ता है तो हर आत्मा जो दिखाई दे या न दिखाई दे जान जाएगी कि सेलेब्रिम्बोर उनकी बर्बादी का जिम्मेदार था।
अनाटार अपनी आंखें बंद करता है और हमें एक शानदार दृश्य दिखाता है जहां वो सेलेब्रिम्बोर के लिए एक अद्भुत दृश्य तैयार करता है जिसमें एल्व्स आंगन में आनंद ले रहे हैं, जो कि एल्विन स्मिथ के लिए ताजगी लाता है। अनाटार बाहर आता है, कहता है कि उसने सदियों तक वो करने की कोशिश की जो वो सेलेब्रिम्बोर के बिना नहीं कर सकता था। फिर वो ब्रिम्बी को एक कंटेनर देता है जिसमें मिथ्रिल का पाउडर होता है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसके हाथ काटने का कुछ संबंध इस मिथ्रिल के मिलावट से है। अगर कोई मौका है तो वो सीज के दौरान निस्संदेह 9 रिंगों को इफेक्ट करेगा, जैसे उसने 7 के साथ किया था। निस्संदेह इस मिथ्रिल के साथ कुछ किया है, या शायद उसने खजादुम से चुराया है। अनाटार सेलेब्रिम्बोर को उत्साहित करते हुए कहता है कि महान सिल्मरिल्स उस समय के लेखन में एक छोटे नोट से ज्यादा नहीं होंगे। जब सेलेब्रिम्बोर द्वारा बनाई गई रिंग्स ऑफ पावर की कहानी लिखी जाएगी, वो उसे फियानोर का हथौड़ा देता है, जिसका इस्तेमाल वो 9 रिंगों के निर्माण में कर सके। मुझे ये पसंद है कि अनाटार उसकी महत्वाकांक्षा पर खेल रहा है ताकि वो अपने दादा की विरासत को जीवित रख सके। आप इस पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। सेलेब्रिम्बोर काम पर वापस आता है और हमें एक लेजिट ट्रांजिशन शॉट दिखाई देता है जहां धूप और खुश एल्व्स से लेकर अंधेरे और लोगों के डर से भागते हुए दिखते हैं। अनातर सेलेब्रिम्बोर की कहानी आगे बढ़ती जा रही है और खजादुम की कहानी शो में जान डाल रही है। मुझे लगता है कि ये दोनों खास तौर पर आखिरी 2 एपिसोड्स में कुछ बहुत बड़ी कंक्लूजन्स की तरफ ले जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि सीजन कैसे खत्म होगा। सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं देखने के लिए कि ये कहाँ कंक्लूड होगा। तो आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।